नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको हीट ट्रांसफ़र संबंधित कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। पिछले 2 सीरीज़ में मैंने आपको हीट ट्रांसफ़र संबंधित कुछ सवाल सॉल्व कराए थे, उसके आगे का ये है। तो पहला क्वेश्चन है, द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए थर्मोकपल इज़ द टाइम टेकन टू अटेन। मतलब थर्मोकपल का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो कितना टाइम होता है। तो प्रश्न है 4 ऑप्शन, द फाइनल वैल्यू टू बी मेजर्ड, फाइनल टेम्परेचर नापने में कितना समय लगता है। 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, 63.2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस एंड 98.8% ऑफ द वैल्यू इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, तो देखिए जो टाइम कांस्टेंट होता है थर्मोकपल का, उसकी सीधी सीधी डेफिनेशन होती है। उसकी डेफिनेशन होती है कि 63.2% इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस को प्राप्त करने में जो समय लगता है वही उस थर्मोकपल का क्या कहलाता है, उस थर्मोकपल का टाइम कांस्टेंट कहलाता है। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए थर्मोकपल इन अ थर्मोवेल measures the temperature of hot gas flowing through the pipe. For the most accurate measurement of the temperature, the thermocouple should be made of. मतलब सीधे सीधे बात इसने पूछा है कि थर्मोकपल किस मटेरियल का बना होना चाहिए, बेस्ट मटेरियल क्या होना चाहिए थर्मोकपल का टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। ठीक, देखिए थर्मोकपल क्या होता है। थर्मोकपल के कंडक्टिविटी, जो भी मटेरियल का बना हुआ है उसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मिनिमम। जितनी कम थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो थर्मोकपल, ठीक, यानी थर्मोकपल थर्मोवेल का टेम्परेचर उतना ही बेस्ट नापेगा। ठीक, तो हम जानते हैं, देखिए सबका हम बता देते हैं आपको थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है। स्टील की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो लगभग 16 से लेकर के 20 तक होती है, 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक, अब ब्रास की देखें तो ब्रास की जो होती है लगभग 100 होती है, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। भैया कॉपर के लिए देखें तो कॉपर की वैल्यू कितनी होती है, कॉपर के लिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है 380, और एल्यूमिनियम के लिए जो वैल्यू होती है ये 225 होती है। तो ठीक, तो हम लोग चाहते हैं क्या, हम लोग चाहते हैं कि थर्मोकपल हमेशा उस मटेरियल का बनाया जाए जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी मिनिमम हो। ठीक, तो स्टील की क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी मिनिमम है। ये थर्मोकपल हम लोग किस मटेरियल का बनाएंगे, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए थर्मोकपल स्टील का बनाया जाना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। फिन्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सरफेस बाय। मतलब जो फिन्स होती हैं वो हीट ट्रांसफ़र किस प्रकार से बढ़ाती हैं। ठीक, तो देखिए 4 ऑप्शन है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस को बढ़ा करके, इंक्रीजिंग द इफेक्टिव सरफेस एरिया, इफेक्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा के, इंक्रीजिंग द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट को बढ़ा के, नन ऑफ द अबव। देखिए इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस को तो चेंज नहीं किया जा सकता, जो भी एनवायरनमेंट है उसी तरह होगा। ठीक, इंक्रीजिंग द इफेक्टिव सरफेस एरिया। ठीक, तो क्या है, फिन्स क्या है, फिन्स इफेक्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। मान लीजिए कि ये कोई सिलेंडर है जिसके अंदर फ्लूइड है या फिर जिसके अंदर हीट है, जिसको क्या है डिसिपेट करने के लिए क्या है, ये जो सिर्फ ये एरिया उपलब्ध है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी सरफेस पर फिन्स लगा देते हैं। जब फिन्स लगा देते हैं तो सरफेस एरिया की क्या है, बढ़ जाता है। देखिए सरफेस एरिया क्या है, बढ़ गया, जो एकदम थोड़ा था, अब देखिए इतना हो गया, इतना। ठीक, और इतना। तो सरफेस एरिया क्या है, फिन्स के कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग द इफेक्टिव सरफेस एरिया। फिन्स आर यूज टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सरफेस बाय इंक्रीजिंग द इफेक्टिव सरफेस एरिया। ठीक, इंक्रीजिंग द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो होता है एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है, एंड नन ऑफ द अबव। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिन विल बी मैक्सिमम इन एन एनवायरनमेंट विथ। ठीक, सबसे पहले जान लेते हैं इफेक्टिवनेस होता क्या है फिन का। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इफेक्टिवनेस ऑफ फिन इज। तो इफेक्टिवनेस ऑफ फिन क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र विथ फिन, मतलब जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है क्यू वो विथ फिन। ठीक, मतलब अगर हम फिन के साथ हीट ट्रांसफ़र उसका देखें तब कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफ़र विथआउट फिन। क्या होता है, क्यू विथआउट फिन, मतलब बिना
फिन के कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है विथआउट फिन। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को फिन की इफेक्टिवनेस कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है फिन इफेक्टिवनेस? अगर हम इसका फार्मूला देखें तो इसका जो फाइनल फार्मूला बनता है वो बनता है अंडर रूट के पी एच इंटू ए। ठीक, ये फिन के इफेक्टिवनेस का फार्मूला होता है। इसमें के क्या है? के फिन का मटेरियल का कंडक्टिविटी है, पी क्या है? उसका पेरीमीटर है। ठीक, जो फिन है, अगर मान लीजिए जैसे सर्कुलर फिन अगर होता तो सर्कुलर फिन का पेरीमीटर ले लेते तो कितना होता? वो पाई/4 d² हो जाता। अगर रेक्टेंगल होता, रेक्टेंगल फिन होता तो उसका हम लोग पेरीमीटर ले लेते, पेरीमीटर। एच क्या है? ये हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है एनवायरनमेंट का। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में फिन को लगाया गया, हाँ वहाँ का हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है। और ए क्या है? ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, फिन का क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक, सर्कुलर है तो इसका। ठीक, पी क्या है? पेरीमीटर। तो सर्कुलर के लिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। ठीक, और इसके लिए पेरीमीटर कितना होता है? इसका पहले पैरामीटर अगर हम लोग रेक्टेंगुलर का देखें तो पैरामीटर क्या होता है? 2 × b प्लस या 2 गुणते लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुणते चौड़ाई। जबकि इसके लिए क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया ए की वैल्यू पाई/4 d² हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हो गया। ऐसे पूछा क्या है? पूछा क्या है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ फिन विल बी मैक्सिमम इन एन एनवायरनमेंट। किस एनवायरनमेंट में सबसे अधिक होगी? ठीक, तो देखिए हम फिन की इफेक्टिवनेस एच क्या है? फिन की इफेक्टिवनेस ई जो है वो एच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस जगह पे एच की वैल्यू मिनिमम होगी उस क्षेत्र में क्या हो जाएगा? फिन की एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक, तो एच की वैल्यू किस पर निर्भर करती है? सबसे पहले देखिए जो उसका शेप है उस पर निर्भर करती है कि मतलब जो फिन का शेप होगा उस पर निर्भर करेगी। ठीक, उसके अलावा वेलोसिटी, मतलब दोनों के बीच में एनवायरनमेंट और जो मटेरियल कूल हो रहा है उन दोनों के बीच की जो वेलोसिटी है उस पर वेलोसिटी पर भी निर्भर करेगी। ठीक, ओके। और तीसरा क्या है कि ये टेम्परेचर करेगी वहाँ उसका साइज़ किस प्रकार का है, कितना साइज़ क्या है, कैसा है। ठीक, इस पर भी निर्भर करती है। ठीक, तो देखिए हमको क्या है? इफेक्टिवनेस विल बी द मैक्सिमम। इफेक्टिवनेस मैक्सिमम कब होगा? जब एच मतलब एच की वैल्यू मिनिमम होगी। तो एच की वैल्यू देखिए, फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो फ्री कन्वेक्शन में एच की वैल्यू मिनिमम होती है। ठीक, जब फ्री कन्वेक्शन होता है तो एच की वैल्यू मिनिमम होती है। फोर्स कन्वेक्शन में एच की वैल्यू अधिक होती है इससे। रेडिएशन में माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, और कन्वेक्शन एंड रेडिएशन दोनों अगर हो रहा हो तब और भी अधिक हो जाती है। ठीक, तो इसलिए हम क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्री कन्वेक्शन। ठीक, द इफेक्टिवनेस ऑफ द फिल्म विल बी मैक्सिमम व्हेन द एनवायरनमेंट इज फ्री कन्वेक्शन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑन ए हीट ट्रांसफर सरफेस फिन्स आर प्रोवाइडेड। ठीक, किस लिए फिन्स प्रोवाइड की जाती हैं? तो इन क्वेश्चन आर ऑप्शन दिए टू इंक्रीज टेम्परेचर ग्रेडियंट टू सो एज टू एनहेंस हीट ट्रांसफ़र। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। दूसरा क्या? टू इंक्रीज टर्बुलेंस इन फ्लो फॉर एनहेंसिंग हीट ट्रांसफ़र। टू इंक्रीज सरफेस एरिया टू प्रमोट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो फिन्स लगाने से क्या है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो यही इसका आंसर है। टू डिक्रीज द प्रेशर ड्रॉप ऑफ द फ्लूड। इससे देखिए हीट ट्रांसफ़र का इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे। एक टर्बुलेंस से क्या हीट ट्रांसफ़र थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन ये क्या है? फिन्स टर्बुलेंस क्रिएट नहीं करती, ना ही यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट को भी चेंज कर सकती हैं। तो फिन्स क्या कर सकती हैं, ये पूछा गया है। तो फिन्स क्या कर सकते हैं? सरफेस एरिया को प्रमोट कर देते हैं, जिससे हीट ट्रांसफ़र क्या है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। फिन्स आर मेड एज थिन एज पॉसिबल। फिन्स को सबसे अधिक से अधिक पतला क्यों बनाया जाता है? टू रिड्यूस द टोटल वेट। टोटल वेट को रिड्यूस करने के लिए नहीं, क्योंकि अगर टोटल वेट को रिड्यूस करना है तो हम लोग मटेरियल हल्का लेना पड़ेगा। एक्यूमोडेट मोर नंबर ऑफ फिन्स। पतला इसलिए बनाया जाता है ताकि अधिक से अधिक फिन्स को उस जगह पे एकोमोडेट किया जाता है, अधिक से अधिक फिन वहाँ पे अप्लाई किया जा सके।
इंक्रीज द विथ ऑफ द सेम प्रोफाइल एरिया, ठीक, विथ तो हम लोग बढ़ा नहीं सकते उससे। इम्प्रूव फ्लो ऑफ कूलेंट अराउंड द फिन, ठीक, अराउंड फिन के अराउंड चारों तरफ क्या है, कूलेंट का मात्रा बढ़ जाएगी, नहीं, कूलेंट की मात्रा डिपेंड करती है कि वहाँ पर हमने कितना डिस्चार्ज के साथ उसके चारों ओर हम लोग कूलेंट को फ्लो करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए फिन विल बी नेसेसरी एंड इफेक्टिव ओनली, ठीक ठीक, हमको क्या है क्वेश्चन कि फिन अधिक नेसेसरी और इफेक्टिव कब हो जाएगी। हम जानते हैं कि इफेक्टिवनेस का फार्मूला भी मैंने क्या बताया था, अंडर रूट, इफेक्टिवनेस का फार्मूला बताया था अंडर रूट के इंटू पी डिवाइडेड बाय एच इंटू ए, ठीक। तो फिर क्या नेसेसरी और इफेक्टिव हो जाएगी जब k इज स्मॉल एंड h इज लार्ज, k इज स्मॉल h लार्ज आएगा तो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, तो ये नहीं चूज़ करना है। k इज लार्ज एंड h इज ऑल्सो लार्ज, k भी अधिक हो h भी अधिक हो तब भी इफेक्टिवनेस नहीं बढ़ेगा। k इज स्मॉल एंड h इज ऑल्सो स्मॉल, दोनों स्मॉल हो जाएंगे तब भी इफेक्टिवनेस ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। k इज लार्ज एंड h इज स्मॉल, k भी लार्ज हो, k की वैल्यू क्या है बढ़ जाए और h की वैल्यू क्या है घट जाए, तो इस स्थिति में क्या इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, k इज लार्ज एंड h इज स्मॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फिन्स शुड बी अटैच्ड ऑन द साइड वेयर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज हाई, ठीक। Effectiveness of the fish depends upon thermal conductivity only. Fins must small thickness for better heat dissipation, and in boiling heat transfer effluents fish will be very effective, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर है हम जानते, देखिए ये पहला दिया है, इनमें कौन सा कथन सही है चूज करना है। फिन शुड बी अटैच्ड ऑन द साइड विद हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आर हाई, हमने अभी बताया कि इफेक्टिवनेस का फार्मूला क्या है, इफेक्टिवनेस का सीधा सीधा फार्मूला है अंडर रूट के पी डिवाइडेड बाय एच ए, ठीक। तो क्या है, फिन शुड बी अटैच्ड ऑन द साइड विद हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट्स आर हाई, एच की वैल्यू हाई हो जाए तो इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसीलिए हमको फिन को उस तरफ अटैच नहीं करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इफेक्टिवनेस ऑफ फिन डिपेंड्स ऑन थर्मल कंडक्टिविटी ओनली, इफेक्टिवनेस किस या सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, नहीं, इसके अलावा उसके पेरीमीटर, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पर भी डिपेंड करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिन्स मस्ट हैव स्मॉल थिकनेस फॉर बेटर हीट डिसिपेशन, हाँ, फिन्स का क्या है, पेरीमीटर, जी देखिए पतली जितनी फिन होगी उसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही कम होगा और पेरीमीटर उसके हिसाब से उतना ही अधिक होगा, तो इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इन बॉइलिंग हीट ट्रांसफर अप्लायंसेस फिल्म्स विल बी मैच वेरी इफेक्टिव, जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग में उस समय एच की वैल्यू काफ़ी हाई होती है, इसलिए वहाँ पे फिन का इफेक्टिवनेस क्या है, काफ़ी कम हो जाएगा, इसीलिए ये भी आंसर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑन ए समर डे स्कूटर राइडर फील्स मोर कंफर्टेबल, ठीक, मोर कंफर्टेबल वाइल ऑन द मूव देन स्टॉप लाइट बिकॉज, मतलब अगर कोई स्कूटर चलाने वाला जब स्कूटर चला रहा होता है गर्मी के दिनों, वो अधिक कंफर्ट फील करता है, जबकि अगर वो किसी स्टॉप लाइट पे खड़ा हुआ हो। इसका कारण बताना है। एन ऑब्जेक्टिव मोशन कैप्चर्स लेस सोलर रेडिएशन, ठीक, मतलब जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो कम सोलर रेडिएशन को कैप्चर करता है, नहीं मोशन में हो चाहे वो स्थिर हो, सोलर रेडिएशन डिपेंड करता है कि उसका एक्सपोजर किस तरह से कितना है। एयर इज ट्रांसपेरेंट टू रेडिएशन एंड हेंस इट इज़ कूलर देन द बॉडी, ये भी इसका आंसर नहीं है, ठीक। मोर हीट इज लॉस्ट बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन वाइल इन मोशन, ये आंसर सरत है, सही है। क्यों, क्योंकि देखिए जब बॉडी मोशन कर रही होती है तो एच की वैल्यू बढ़ जाती है, हमने बताया कि वेलोसिटी में भी एच की वैल्यू डिपेंड करती है, तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है, बढ़ जाता है, जिससे हीट लॉस अधिक होता है, तो बॉडी अधिक कूल फील करती है, इसीलिए वो अधिक कंफर्टेबल होता है। एयर हैज लो स्पेसिफिक एट हैंस इज कूलर, ये भी इसका आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
If the temperature of a solid surface changes from 27 degrees Celsius to 627 degrees Celsius, then its emissive power will increase in a ratio of, कह रहे हैं कि यदि अगर किसी बॉडी को टेम्परेचर जो है सरफेस एरिया का 27 डिग्री सेल्सियस से 627 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उसका एमिसिव पावर किस रेशियो में बढ़ जाएगा। हम जानते हैं एमिसिव पावर ई क्या होता है, E इक्वल टू होता है सिग्मा T टू द पावर 4, है ना। तो इसमें क्या एमिसिव पावर का फार्मूला होता है सिग्मा E टू द पावर E इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक। और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है। मतलब जो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जो एमिसिव पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, T टू द पावर 4 का, मतलब उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की घात 4 के हैं। तो मान लीजिए बाद में जो एमिसिव पावर है वो कितनी है, E2 है, और शुरुआत में कितनी है, E1 है। तो हमको दोनों का रेशियो निकालना है। तो ये बराबर हो जाएगा शुरुआत में, ठीक, E2, बाद में जो 627 डिग्री सेल्सियस है इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में पहले बदल लीजिए, ध्यान रखिएगा। इसको पहले एब्सोल्यूट टेम्परेचर बदल लीजिए, 627 प्लस 273 कर देंगे इसको। इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात 4 डिवाइडेड बाय पहले टेम्परेचर कितना है 27 है, तो 27 प्लस 273 की घात कितना हो जाएगा, घात 4। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 627 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 900 की घात 4 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 की घात 4, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो हो जाएगा 3 की घात 4। 3 की घात 4 मतलब 9 9 81। तो दोनों के एमिसिव पावर का रेशियो कितना हो जाएगा, 81। ओके, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि इस फार्मूले पे बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। जैसे सीधे सीधे दे दिया जाएगा T2 एब्सोल्यूट टेम्परेचर दे दिया जाएगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट का वैल्यू दे दी जाएगी और हमको एमिसिव पावर पूछ लिया जाएगा, ये कितना घट गया कितना बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आइस इज़ वेरी क्लोज टू आ, ठीक। आइस के मतलब किस प्रकार की बॉडी है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ग्रे बॉडी, ब्लैक बॉडी, वाइट बॉडी, स्पेक्युलर बॉडी। तो आइस जो होती है ब्लैक बॉडी की होती है। आइस क्या होती है, ब्लैक बॉडी थी। ब्लैक बॉडी मतलब क्या होता है, इस प्रकार की बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाले इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेती है। तो जिसकी एब्जॉर्बिविटी लगभग 1 होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो जो आइस की एब्जॉर्बिविटी होती है, एब्जॉर्बिविटी को अल्फा से दर्शाते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है लगभग होती है 0.985 होती है। तो ये क्या है, लगभग 1 के करीब है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि आइस जो है कैसी है, किस प्रकार की बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी है। ओके फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ फॉलिंग इन अ वाटर कूल्ड स्टीम कंडेंसर इज दैट इज। ये सबसे पहले देखिए फॉलिंग होता क्या है। देखिए जो हीट कंडेंसर होते हैं या फिर हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, उनमें जो पाइप होती है, पाइप अगर हम लोग इस प्रकार से देखें तो क्या होता है, ये पाइप जो क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह से, तो इस पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है या वाटर फ्लो हो रहा था, उसके कारण क्या है, इसके ऊपर लगातार ऐश, डर्ट, विभिन्न प्रकार की इम्प्योरिटीज़ इसके ऊपरी सतह पर ऐसे जमती जाती हैं, ठीक। या फिर कभी कभी अगर भीतर पानी फ्लो कर रहा है तो उसके कारण भीतर काई वगैरह जमती जाती हैं।
तो होता क्या है कि अगर हम लोग देखें तो इसकी जो पाइप के भीतरी लेयर पर भी और बाहरी लेयर पर भी, दोनों लेयर पर एक क्या कहता है डर्ट और इम्प्योरिटीज़ की एक लेयर जम जाती है। ये जो फिनोमिना होता है इसी को कहा जाता है फॉलिंग। मतलब क्या है, पाइप या हीट एक्सचेंजर की पाइप या कंडेंसर की पाइप के सतहों पर विभिन्न प्रकार के डर्ट, इम्प्योरिटीज, स्केल, ऐश इत्यादि का जमा हो जाना क्या कहलाता है, फॉलिंग कहलाता है। ठीक, तो इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक, तो देखिए इसका इफेक्ट नंबर 1 पूछा है इन्होंने, रिड्यूसेस द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ वाटर। देखिए वाटर का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट तो फिक्स होगा, ठीक, तो उसमें वो ये फॉलिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये क्या है, इसका ये कोई यूज़ नहीं है। पूछा रिड्यूसेस द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। हाँ, इसमें क्या होता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट घट जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों लेयर होती हैं ये इंसुलेटेड होती हैं, यानी इंसुलेशन का काम करती हैं, या कहें कि ये हीट को अवरुद्ध करती हैं। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये सही है। रिड्यूसेस द एरिया अवेलेबल फॉर हीट ट्रांसफ़र। ठीक, देखिए अगर ये पूरा का पूरा मेटल फॉर्म में होगा तो क्या है, पूरे से हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा। अगर इसके ऊपर छोटे छोटे ये डर्ट बन जाते हैं तो क्या कहते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं, मतलब उस जगह से हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देता, तो जो ओवरऑल एरिया है वो घट जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी कथन सही है। इंक्रीजेज द प्रेशर ड्रॉप ऑफ वाटर। इसके देखिए जो वाटर है, ये पाइप है, पाइप की भीतरी सतह पर जब ये जम जाएगा तो क्या है, टोटल एरिया क्या है, घट जाएगा। जब टोटल एरिया घट जाएगा तो पानी का जो फ्लो है उसका ड्रॉप, उसमें जो प्रेशर ड्रॉप की बढ़ने लगता है। ठीक, तो ये भी कथन सही है। जब तो कौन कौन से कथन सही हैं, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, 3 और 4। ठीक, तो इसको फॉलिंग कहते हैं। फॉलिंग फिनोमेना अक्सर कई बार एग्जाम में दिया जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है फॉलिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस। ठीक, देखिए पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, शेल एंड ट्यूब एंड क्रॉस फ्लो। देखिए पैरेलल फ्लो क्या होता है, यदि देखिए एक जब भी हीट एक्सचेंजर होता है तो इसमें एक कूल करने वाला होता है, जो मतलब कूल करता है उसे। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, कूल लिक्विड कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो हॉट फ्लूइड होता है, मतलब एक कोल्ड फ्लूइड होता है, एक हॉट फ्लूइड होता है। तो कोल्ड फ्लूइड का क्या काम क्या होता है, हॉट फ्लूइड को कूल करना, और हॉट फ्लूइड क्या होता है, अपनी हीट कोल्ड फ्लूइड को देता है जिससे वो कूल हो जाता है। तो यदि हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं, मतलब हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल फ्लो। किस प्रकार कहते हैं, पैरेलल फ्लो। और यदि हॉट फ्लूइड एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो उसे कहा जाता है काउंटर फ्लो टाइम। ठीक, और यदि हॉट फ्लूइड अथवा कोल्ड फ्लूइड दोनों में से कोई एक इस तरफ फ्लो कर रहा हो डायरेक्शन में और दूसरा इसके क्रॉस डायरेक्शन में, तो उसको क्रॉस करते हुए फ्लो करता है, तो इस प्रकार का जो हीट एक्सचेंजर होता है उसे कहा जाता है क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। ओके, देखिए जो स्टीम टरबाइन के जो कंडेंसर होते हैं उसमें उसमें क्या है, क्रॉस फ्लो टाइप के होते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि वाटर इस तरह फ्लो कर रहा होता है और स्टीम ऊपर से उस पर फॉल हो रही होती है। तो जो किस प्रकार के कंडेंसर जो होते हैं, किस प्रकार के हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, वो क्रॉस फ्लो टाइप के होते हैं। और चौथा होता है सेल एंड ट्यूब टाइप। सेल एंड ट्यूब टाइप में क्या होता है कि उसमें एक शेल होता है जिसमें मतलब एक लिक्विड उसमें भर दिया जाता है। ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरा लिक्विड क्या है, इसमें से कॉइल बनी होती है, उन कॉइल में से होकर के गुजरता जाता है। तो यदि हम इनकी इफेक्टिवनेस की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है काउंटर फ्लो टाइप का। किस प्रकार का, काउंटर फ्लो टाइप का जो हीट एक्सचेंजर होता है वो सबसे अधिक इफेक्टिव होता है। और पैरेलल फ्लो टाइप का जो हीट एक्सचेंजर होता है वो मिनिमम इफेक्टिव होता है। और क्रॉस फ्लो इन दोनों के मध्य होता है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्यों, इन्होंने क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक काउंटर फ्लो का होता है और सबसे मिनिमम पैरेलल फ्लो का होता है। जो कि सेल एंड ट्यूब टाइप का भी क्रॉस फ्लो के अपेक्षा अधिक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कॉइल्स को क्या है, कॉइल्स को हम विभिन्न प्रकार के डायरेक्शन बना करके जिस डायरेक्शन में बनाएंगे उससे क्या है, जो टोटल सरफेस एरिया है
वो बढ़ जाता है। मतलब जैसे इस प्रकार से कॉयल होते हैं, टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इसका इफेक्टिवनेस भी क्या है, बढ़ जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा काउंटर फ्लो, देन सेल एंड ट्यूब, देन क्रॉस फ्लो एंड पैरेलल फ्लो। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 के एंट्रेंस में, 2014 के यूपीआरएल के एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। तो मित्रों आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट में। उसमें मैं आपको थर्मोडाइनेमिक्स के फर्स्ट चैप्टर इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो आप तैयारी जारी रखिए। ठीक, हाँ, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। थैंक यू।